हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है समाजवाद और साम्यवाद, यानी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे पूंजीवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में और साम्यवाद के बारे में। ठीक है, उसमें हम समझाए थे पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई, और साम्यवाद एक नई विचारधारा, एक नई आर्थिक और सामाजिक प्रणाली है कैसे। इसको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ प्रमुख यूटोपियन समाजवादियों के बारे में। क्योंकि हमारे चैप्टर में जनरली समाजवाद के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समाजवाद की उत्पत्ति यूरोप से हुआ। तो यूरोप के जो कुछ प्रमुख समाजवादी थे, यानी समाजवादी विचारधारा रखने वाले जो प्रमुख यूरोप के व्यक्ति थे, उनके बारे में जानेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे और उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पिछले क्लास की बातें थोड़ा सा मैं याद दिला दें आपको। पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी प्राइवेट व्यक्ति, पूंजीपति, सारा मतलब कल कारखाना या जो भी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जितनी सारी संस्थाएं हैं, सब निजी व्यक्ति के अधिकार में होता है। और उसमें वो श्रमिकों से जो काम कराता है, क्योंकि अपने अंडर में वो सारे चीज़ों को रखता है, इसलिए वहाँ पे श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता था पहले, जब पूंजीवाद का प्रचलन पूरे विश्व में था। लेकिन धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा के लोग उत्पन्न होना शुरू हुए और समाजवाद का समर्थन करना शुरू हुए, जिसके कारण अब मैक्सिमम देशों ने समाजवाद को अपनाना शुरू किया। तो समाजवाद में अब क्या होगा कि यहाँ उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार का अधिकार होगा, और सरकार उस प्रोडक्शन को जनता के हित में करेगी। ठीक है, या उसमें श्रमिकों के शोषण की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अब यहाँ पर यूटोपियन समाजवादियों की बात करें तो बहुत सारे प्रमुख यूटोपियन समाजवादी है जो शुरू के समय में, अब देखिए एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब शुरू के समय में समाजवाद का समर्थन करना था, जब शुरू के समय में समाजवाद के समर्थन में बोलना था, लोगों को समझाना था कि समाजवाद कितना अच्छा है या समाजवाद से क्या क्या हो सकता है, समाजवादी विचारधाराएं सारे लोगों के मन में शुरू में अगर भरना था, तो अभी के हिसाब से आसान चीज़ लगता है कि कोई भी आया समाजवाद के बारे में बोल दिया चला गया। लेकिन उस समय जब पूरा विश्व लगभग पूंजीवादी था, उस समय कोई व्यक्ति आए पूंजीवाद का विरोध करे, समाजवाद के बारे में बोले, इसका मतलब ये हुआ कि सारे पूंजीपतियों के विरोध में हम हो गए। सारा पूंजीपति हमारा विरोध करने लगेगा जब हम समाजवाद के बारे में बोलेंगे। तो ये आसान चीज़ नहीं होता है सारे पूंजीपतियों का विरोध एक साथ झेलना, बट फिर भी जो समाजवादी उस समय बोल गए, इसलिए उनके नाम को हम अभी भी अमर रखे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम जानेंगे बहुत सारे समाजवादी हैं, जिनमें एक समाजवादी है सेंट साइमन। सेंट साइमन, इनके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो ये जो सेंट साइमन है, इनके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो सेंट साइमन है, ये एक फ्रांसीसी विचारक थे, यानी ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के समाजवादी थे। और इनका क्या मानना था ये आप समझिएगा। तो ये कहते थे कि हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारे समाज का संगठन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, हमारे समाज का संगठन इस प्रकार से होना चाहिए कि अब समाज में जितने सारे वर्ग के लोग हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग ठीक है, एक साथ जो है एक साथ मिलजुल कर काम करें, एक साथ मिलजुल कर अपना कार्य संपन्न करें, न कि एक दूसरे का दोहन करें, न कि एक दूसरे का शोषण करें। यानी ये शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो जब पूंजीवाद था, तो पूंजीवाद के समय हमारा समाज दो वर्गों में बढ़ चुका था, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपतियों के द्वारा क्या किया जाता था कि श्रमिकों का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता था, और इसलिए सेंट साइमन ने कहा कि हमारे समाज में ही रहने वाले दोनों वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग भी हमारे समाज में और श्रमिक वर्ग के भी लोग हमारे ही समाज में रहते हैं। तो समाज का संगठन ऐसे किया जाए कि समाज में सारे वर्ग के लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, न कि कोई भी एक वर्ग का लोग किसी दूसरे वर्ग के लोगों का शोषण करे। समाज का संगठन शोषण वाले तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि शोषण मुक्त हमारे समाज की स्थापना होनी चाहिए। समाज ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज के सारे वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, ठीक है, और वो भी अपने स्वेच्छा से स्वाभिमान पूर्वक काम करे। ठीक है, और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा
कि इस बात पे इन्होंने बल दिया कि हमारे समाज में जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए, उन सारे लोगों को उनके एबिलिटी के अनुसार जो है कार्य मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उन सारे लोगों को उनके कार्य के अनुसार जो है वेतन का प्रावधान होना चाहिए। यानी उन्होंने इस बात पे भी बल दिया जो सेंट साइमन थे कि जितने भी हमारे समाज में लोग हैं उनको कोई भी काम जब दिया जाए तो उनको काम उनके काबिलियत के हिसाब से, उनके क्षमता के हिसाब से मिले, और वो जिस हिसाब का काम कर रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके काम के अनुसार उनको सैलरी भी प्रदान किया जाए। इस बात पर इन्होंने बल दिया। वास्तव में जब पूंजीवाद था तो पूंजीपति वर्ग के लोग जो है लोगों से बहुत ज़्यादा काम कराते थे, और वेतन जो है उनके काम के हिसाब से नहीं बल्कि वेतन बहुत कम दिया जाता था। बट बाद में ये जो सेंट साइमन है इन्होंने इस बात पे बल दिया, इस बात को समझाने की कोशिश किया कि योग्यता के अनुसार लोगों को कार्य मिलना चाहिए और कार्य के अनुसार ही लोगों को वेतन मिलना चाहिए। अब आगे चले तो हम दूसरी चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि कुछ और भी समाजवादी हुए, जिसमें एक समाजवादी थे जिनका नाम था चार्ल्स फॉरियर। इनके बारे में भी देखिए इनका क्या मानना था। तो ये जो चार्ल्स फॉरियर थे ये आधुनिक औद्योगिकरण के विरोधी थे। समझिएगा इसका मतलब अच्छी तरीके से, आधुनिक औद्योगिकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये आधुनिक औद्योगिकरण के विरोधी थे, कट्टर विरोधी। अब औद्योगिकरण का मतलब आपको समझना सबसे पहले, ठीक है। तो आधुनिक समय में जो कल कारखानों में, इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीनों का या आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करके वहाँ पे बड़े पैमाने पर वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है, और इसके प्रभाव के कारण सोचिए कि अगर बहुत बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना होने लगे शहरों में, तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में या जो छोटे नगर है, छोटे शहर है, या फिर जो कस्बा है, या फिर जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे जो पहले छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग स्थापित थे, जो छोटे पैमाने की इंडस्ट्री स्थापित थे, वो छोटे पैमाने की इंडस्ट्री अपने आप बंद होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े उद्योगों के सामने उसका टिक पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता, मार्केट में अपने ज़्यादा वस्तुओं को अवेलेबल कराता है, जिसके कारण ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं ये अपने आप बंद पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो अब जिसका परिणाम क्या होता है कि अब ये जितने सारे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र से या छोटे नगरों के या कस्बों के जितने सारे लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं यानी श्रमिक वर्ग के जितने सारे लोग हैं, ये सारे लोग अब बड़े शहरों की ओर जो है पलायन करने लगते हैं, बड़े शहरों की ओर जो है जाने लगते हैं। इसलिए क्योंकि अब इनके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में जो छोटे छोटे उद्योग थे, ये छोटे उद्योग अब बंद पड़ चुके हैं, तब ये बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं कि वहाँ पे कोई काम मिले कि ताकि रोजी रोटी चलाया जा सके। और जब ये बड़े शहरों में जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा बड़ा बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है, तो वहाँ जाने के बाद वो जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं यानी बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, उनके द्वारा इन श्रमिकों का काफ़ी शोषण किया जाता है, इन श्रमिकों पर बहुत अत्याचार किया जाता है। शोषण किस तरीके से किया जाएगा कि इनसे काम जो है काफ़ी अधिक से अधिक समय तक कराया जाएगा, साथ ही साथ इनको वेतन जो है बहुत कम दिया जाएगा। तो इस प्रकार शहरों में उनका शोषण किया जाएगा। तो अभी इसलिए चार्ल्स फॉरियर का मानना था कि भाई आधुनिक औद्योगिकरण जो है ये श्रमिकों के पक्ष में नहीं है, तो इसलिए ये श्रमिकों से विनती करते थे कि आप बड़े शहरों की ओर ना बढ़ें, आप छोटे नगरों की ओर, कस्बों की ओर, जो ग्रामीण इलाका है उसी के तरफ रहा जाए, और छोटे जो लघु और कुटीर उद्योग है उसी के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि बड़े शहरों पर जाने पर जो उद्योगपति है वो श्रमिकों का काफ़ी ज़्यादा शोषण करते हैं। और आप सोचिए कि अगर श्रमिक वर्ग के लोग बड़े उद्योगों के तरफ बढ़े नहीं, बड़े शहरों की ओर बढ़े नहीं, तो फिर उद्योगों में प्रोडक्शन का काम जो नहीं हो पाएगा। केवल मशीन रख के तो प्रोडक्शन नहीं ना किया जा सकता, मशीन को चलाने के लिए भी तो कारीगर चाहिए। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के कारीगर अगर शहरों की ओर नहीं जाए तो फिर वहाँ पर प्रोडक्शन जो है होगा ही नहीं, और वो उद्योगपति भी धीरे धीरे कंगाल पड़ने लगेंगे, उनका इंडस्ट्री बंद होने लगेगा, और तब जाकर लघु और कुटीर उद्योग भी फिर से, ठीक है, अच्छे ढंग से चलना शुरू होगा। या फिर तब जाकर उद्योगपतियों को भी समझ में आएगा कि श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं देना जरूरी है, तब जाके श्रमिक यहाँ काम करेंगे और हमारा इंडस्ट्री चल पाएगा। तो इसलिए ऐसी बातों पर लोगों का ध्यान आकर्षित कराने का काम जो है चार्ल्स फॉरियर के द्वारा किया गया।
क्लियर हुआ कि इनका क्या विचार था। यानी जो भी यहाँ समाजवादी होंगे ये समाज के हर एक वर्ग को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। श्रमिक वर्ग के लोग जनरली जो होंगे जिनका शोषण पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है उनको शोषण मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। आगे चलिए, अब तीसरी हम बात करते हैं, एक और यहाँ समाजवादी थे जिनका नाम था लुई ब्लां। इनके बारे में जानना है। तो लुई ब्लां का मानना जो है ये थोड़ा सा अलग था। लुई ब्लां जो कहते थे इनका कहना बिल्कुल सत्य था। ये बात बताते थे कि अगर सामाजिक सुधार हम लाना चाहते हैं, अगर हम सामाजिक सुधार लाना चाहते हैं, जी लाना चाहते हैं, अगर हम समाज को शोषण मुक्त बनाना चाहते हैं, बिल्कुल समाज को शोषण मुक्त बनाने की इच्छा है सबकी, तो इसके लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, ऐसा मानना था लुई ब्लां का। लुई ब्लां इस चीज़ को मानते थे कि सामाजिक सुधार तभी होगा, हमारा समाज शोषण मुक्त तभी बनेगा जब हमारे देश में राजनीतिक सुधार आएगी। यानी राजनीतिक सुधार पर, राजनीतिक जो इम्प्रूवमेंट है उस पर बल देने का काम सबसे पहले लुई ब्लां के द्वारा किया गया था। इन्होंने बताया, अब सोचिए आप कि कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री में अगर राजनीतिक व्यवस्था ही सही नहीं है, वहाँ पे जो शासन चलाने का काम हो रहा है वही ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे सोचा जा सकता है कि वहाँ के समाज का अच्छा विकास हो, वहाँ का समाज शोषण मुक्त बन सके। ऐसा सोचना मतलब ये सोचने से भी बाहर की चीज़ है। तो इसलिए पहले राजनीतिक सुधार करना जरूरी है, वहाँ जो शासन व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए। वहाँ के जो भी नेता या जो भी राजा वगैरह हैं, अगर वो समझ जाए इस चीज़ को कि समाज को किस प्रकार सुधारना है या समाज को शोषण मुक्त बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए, तब जाके समाज शोषण मुक्त बन पाएगा। तो इसलिए सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार किया जाना जरूरी है। लुई ब्लां जो है इस बात पर बल दे रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख यूटोपियन समाजवादी थे। एक और यूटोपियन समाजवादी के बारे में हम आपको बता दें, ये इनका नाम है रॉबर्ट ओवन, और इनसे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। रॉबर्ट ओवन की बात करें तो सबसे पहले जानना है कि ये इंग्लैंड के निवासी थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंग्लैंड के निवासी। पूछा जाता है एग्जाम में कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के रहने वाले थे। दूसरी चीज़, रॉबर्ट ओवन खुद एक उद्योगपति थे, यानी रॉबर्ट ओवन जो है ये भी एक पूंजीपति थे, इनका भी एक कारखाना था, और रॉबर्ट ओवन का उद्योग जो था, इनका उद्योग था, अब देखा जाए तो इनका उद्योग स्कॉटलैंड में स्थापित था। स्कॉटलैंड एक जगह है, वहाँ पर इनका कारखाना लगा हुआ था रॉबर्ट ओवन का। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ इनके बारे में विशेष, ये रॉबर्ट ओवन इसलिए हो जाते हैं, अब सोचिए कि हम खुद राजघराने के व्यक्ति हैं और हम खुद राजा का विरोध कर रहे हैं। हम राजघराने के ही हैं, हम भी राजा के ही सदस्य हैं, और ऊपर से हम राजतंत्र का विरोध करने ही, राजतंत्र हमें नहीं चाहिए, ये घटिया व्यवस्था है बिल्कुल। तब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल हम जनता के हित में सोचना चाहते हैं, हम लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हम अपने आर्थिक लाभ या अपने लाभ के बारे में नहीं सोच रहे। रॉबर्ट ओवन भी कुछ उसी प्रकार के व्यक्ति थे। सोचिए कि ये खुद उद्योगपति हैं, यानी इनका खुद इंडस्ट्री है, ये खुद पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते थे। इसके बावजूद भी ये समाजवाद का समर्थन करते थे। एक प्रमुख समाजवादियों में इनका नाम गिना जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि खुद पूंजीपति होकर समाजवाद का समर्थन करना। अब इनका जो इंडस्ट्री था स्कॉटलैंड में, ये अपने उद्योगों में यानी अपने कारखाने में जो श्रमिक काम करते थे, उन श्रमिकों को, उन कारीगरों को अच्छी वेतनिक सुविधाएं प्रदान करते थे, यानी अच्छी फैसिलिटीज जो है, बढ़िया वेतन यानी बढ़िया सैलरी देते थे, बढ़िया फैसिलिटीज जो है अपने सारे कारीगरों को, सारे श्रमिकों को प्रदान करते थे। और अच्छी वैतनिक सुविधाएं देने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को महसूस किया कि उनका जो मुनाफा है यानी उनका जो लाभ है ये घटने के बजाय बढ़ गए, यानी घटा नहीं बल्कि इनका मुनाफा जो है बढ़ गया। और अब थोड़ा सोचिए, ये सोचने पे तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई एक उद्योगपति है जो श्रमिकों को कम फैसिलिटी दे रहा है, जो श्रमिकों को कम सैलरी दे रहा है, तो उसको तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये कहा नहीं, अगर श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं दिया जाए, ज़्यादा सैलरी दिया जाए, ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाए, तो मुनाफा जो है घटने के बजाय बढ़ जाता है। ये कौन सी बात हुआ भाई, ये तो रियलिटी इसमें नहीं दिख रही है, बट रियलिटी है, ये वास्तविकता था। बिकॉज इसलिए
इसका कारण ये था क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर श्रमिकों को ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी देंगे, श्रमिकों को ज़्यादा अच्छा वेतन सैलरी देंगे, वेतन देंगे, तो होगा क्या कि श्रमिक हमसे अच्छे तरीके से जुड़ेंगे, हमसे अच्छे तरीके से कनेक्ट होंगे और उनको ऐसा आभास होगा कि ये इंडस्ट्री जो है हमारा ही है, हमारा खुद का इंडस्ट्री है, क्योंकि हम उद्योगपति के साथ, पूंजीपति के साथ श्रमिक जो अच्छे तरीके से जुड़ गए हैं, जिसके कारण वो अपना 100% एफर्ट जो है वो मतलब आपके कारखाने में देंगे। मतलब जो भी श्रमिक है आपके उद्योग में अपना 100% प्रयास जो है देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे उद्योगपति किस प्रकार की फैसिलिटी देते हैं और हमें अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है, तो अपना अच्छा से अच्छा प्रयास भी करें ताकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन हो सके। तो श्रमिक को अपनी ओर आकर्षित अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमें उन्हें अच्छी फैसिलिटी देना होगा, अच्छी वेतनिक सुविधाएँ देनी होगी। तो इस प्रकार जब ये अच्छी वैतनिक सुविधाएं दिए तो इन्हें पता चला, इनको महसूस हुआ कि भाई मुनाफा घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, क्योंकि वस्तु का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा श्रमिकों के कारण। तो इसलिए इन्होंने बताया, ये इस बात पर पूरा बल देते थे कि अगर पूंजीवाद है भी तो सारे पूंजीपतियों को जो श्रमिकों का शोषण करने के बजाय उनको अच्छी फैसिलिटी प्रदान किया जाए ताकि श्रमिकों को गर्व महसूस हो किसी भी इंडस्ट्री में काम करने पर और वो उस उद्योग के साथ अच्छे ढंग से जुड़े, जिससे वस्तु का भी प्रोडक्शन होगा, पूंजीपति को भी ज़्यादा मुनाफा होगा और श्रमिकों को भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो प्रमुख समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति लोग हैं, इनके बारे में इनका क्या विचार था, इसको हम इस वीडियो में आपको समझाएं। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में एक और प्रमुख समाजवादी के बारे में बताएंगे और उनका नाम है कार्ल मार्क्स। इनके बारे में हम अगले क्लास में समझेंगे। ये जितने सारे भी समाजवादियों के बारे में पढ़े, इन सारे समाजवादियों से बिल्कुल अलग थे कार्ल मार्क्स। इनको तो समाजवादियों का जनक कहा जाता है, आधुनिक समाजवादियों का जनक। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी प्रयास किया गया, ये जो भी काम किए, इनके जीवनी को, इनके सिद्धांत को हम अगले क्लास में समझेंगे।